नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया का विशेष कार्यक्रम यूपी के नायक। हम आज के अपने इस कार्यक्रम में आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जिन्होंने कम समय में एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, साथ ही यूपी के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में नायक की भूमिका निभाते हुए पर्यावरण संरक्षण के कार्य में लगे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता एवं उद्योगपति राकेश शर्मा जी की। तो आइए चलिए बात करते हैं। शर्मा जी, आपका स्वागत है टीवी 30 इंडिया के कार्यक्रम यूपी के नायक में। तो सबसे पहले आपके विषय में थोड़ा सा आपके खुद के स्वयं के मुख से जानना चाहेंगे। अपने विषय में बताएं, थोड़ा सा बचपन के विषय में बताएं। बचपन अपना बहुत अच्छा गुजरा और बचपन से एक एक्सपीरियंस लिया मैंने, और आज के बच्चों के लिए और आज के पेरेंट्स के लिए मेरा एक मैसेज है कि बच्चों को उसका बचपन पूरे बचपन में मतलब होना चाहिए। उसका पूरा बचपन स्पोर्ट्स में, खेल में, बचपन को बचपन ही रहने दें। और बचपन अगर अच्छा है आपका तो आपकी युवावस्था बहुत अच्छी रहेगी, ये मेरा मानना है। बचपन से जैसे आपका जो प्रारंभिक बचपन है वो कहाँ पर बीता? हम लोग ओरिजिनली हाथरस के ही रहने वाले हैं और हाथरस में ही हम लोग, वैसे मेरा जो बर्थ प्लेस है भोपाल, एमपी की जो कैपिटल है, भोपाल में मैं पैदा हुआ। उसके बाद हाथरस में हम लोग शिफ्ट हो गए और यहीं पढ़ाई वगैरह हुई हमारी। एजुकेशन जो प्राइमरी एजुकेशन राइन लोहिया विद्या मंदिर में पढ़े हम, और उसके बाद फिर आगे भी होता गया। भाई बहन के बारे में, परिवार में कितने सदस्य? हम लोग 4 भाई 1 बहन। मैं सबसे छोटा था घर में, और इसी तरह हंसते खेलते बचपन हमारा गुजरता गया। माता पिता के बारे में, पिताजी क्या करते थे, माताजी और क्या हाउस वाइफ थी या कुछ और काम? मेरे फादर गवर्नमेंट ऑफिसर थे, डीआईसी में जीएम की पोस्ट से रिटायर हुए वो। मेरी माताजी हाउसवाइफ थी और उनका पूरा जीवन बच्चों को तालीम देने में और घर को संभालने में निकला, और अपने पेरेंट्स की बहुत बड़ी छाप हम लोगों पे पड़ी। और माँ बाप ने कितना प्यार किया हमें, और माँ बाप एक कितना करते हैं अपने बच्चे को बड़ा करने में, उसको बच्चे को संवारने में। ये हमें जब हम खुद बाप बने, जब हम खुद पेरेंट्स बने, जब हमें पता चला कि माँ बाप का त्याग बहुत बड़ा त्याग होता है। एक आज आप सफल बिजनेसमैन के रूप में उभर कर आए हैं, तो क्या यही सोच थी कि आपको एक बिजनेसमैन बनना है या कुछ और? पेरेंट्स की हमेशा से प्रेरणा रही कि बेटे ऐसा करो कि आप हमसे ऊंचाई पे जाओ। मेरे बड़े भाई थे, बड़े भाइयों की हमेशा प्रेरणा रही, बोले बेटे कुछ ऐसा करके दिखाओ कि माँ बाप का नाम रोशन हो। तो वही ख्वाहिशें थी। बचपन में संसाधन हम लोगों पे नहीं थे कुछ भी, सर्विस क्लास थे, पिताजी एक मिडिल फैमिली को बिलोंग करते थे हम लोग, संसाधनों का अभाव था। हमारी एजुकेशन भी एक तरह से नॉन प्रोफेशनल थी, लेकिन ड्रीम्स बहुत बड़े थे हमारे। तो उसको देखते ही देखते बाकी हम आपस में एक दूसरे को देखते थे, तो यही एक मन में भाव रहा। क्या बिजनेस ही आपने सोचा था, प्लान किया था कि मैं एक बिजनेसमैन बनूंगा, या कोई और जॉब? शुरू में जॉब का मन था, बल्कि हम लोगों की एक परंपरा रही। हम तो जानते ही नहीं थे, पेरेंट्स चाहते थे कि बच्चा हमारा ऑफिसर बने, गवर्नमेंट ऑफिसर बने। तो जो पेरेंट्स ने कह दिया तो हम भी कहने लग गए कि हम गवर्नमेंट ऑफिसर बनेंगे। लेकिन हम जानते ही नहीं थे कि भाई गवर्नमेंट ऑफिसर क्या होता है और हमारे अंदर क्या था, ये हमें खुद नहीं मालूम था। लेकिन बड़े भाइयों ने एक तरह से हमें प्यार किया, एक मित्रवत व्यवहार रखा, और हमारे टैलेंट को भी जानते थे। और वो ये भी समझते थे कि भाई ये एकेडमिक बहुत ज़्यादा होशियार नहीं है, या बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल पढ़ाई नहीं की है इन्होंने,
तो ऑफिसर लाइन में ये नहीं जा पाएंगे, और उन्हें पता था कि भाई बिजनेस के अंदर ये खुले आसमान में एक लिमिटलेस तरक्की कर सकता है आदमी। तो उन्होंने प्रेरणा दी कि भाई आप बिजनेस में आइए और अपना रास्ता खुद चुनिए। तो उसमें अब मुझे आनंद आ रहा है और स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर उठ रहे हैं। तो बड़ों की प्रेरणा, भाइयों की प्रेरणा, माता पिता की प्रेरणा बहुत काम आ रही है। और मैं देखता हूँ कि बच्चों को बता दिया जाता है कि बेटे तुम इंजीनियर बन जाओ या ऑफिसर बन जाओ, जबकि बच्चे का जो एक अंदरूनी उसके जो विचार आते हैं वो उस टाइप के नहीं है। तो वो एक थोपना हो जाता, बच्चा ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। शर्मा जी, बिजनेस की शुरुआत में सबसे पहला कदम आपने कब उठाया और किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा? बिजनेस का पहला कदम 1994 में मैंने उठाया, और उस टाइम बिजनेस की कोई जानकारी नहीं थी हम लोगों को, लेकिन मन में ख्वाब था कि भाइयों की प्रेरणा थी। संसाधन बिल्कुल नहीं थे, लेकिन जज्बा बहुत था कुछ करने का। परेशानियाँ थीं, लेकिन जब जज्बा होता है तो परेशानी नहीं लगती हैं। और पता नहीं लग पाया कि कब समय बीतता चला गया और हम लोग आगे बढ़ते गए। नहीं, कुछ ऐसी व्यवहारिक परेशानियां तो आई होंगी निश्चित तौर पर, जबकि कोई भी बिजनेस में एक शुरुआत करता है, पहली शुरुआत करता है, तो बहुत सारी एक पहले स्तर पे जो प्रथम जो एक पायदान होता है वहाँ पे समस्याएं आती हैं बहुत सारी। तो कोई ऐसी समस्या है जो आप शेयर करना चाहते हो? देखिए, फैमिली में कभी किसी ने बिज़नेस किया नहीं था, तो बिज़नेस की कोई जानकारी नहीं थी। छोटे छोटे बिज़नेस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी नहीं जानते थे। लेकिन शहर के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, या जहां हमारी सप्लाई थी, या जो हमारे सप्लायर्स थे, उन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा हमारे लिए। उन लोगों ने छोटे छोटे स्किल्स हमें सिखाए। और बाकी पैसे की कमी, संसाधनों की कमी, जानकारी का अभाव ये रहा, लेकिन वक्त अपने आप सिखाता चला गया हमें। व्यापार में उतार चढ़ाव तो होते ही हैं और लगभग हर किसी के जीवन में आते हैं, तो आपके सामने भी ऐसे दौर आए होंगे। तो उन परिस्थितियों से आपने निपटने के लिए क्या किया, और ऐसा अगर कोई दौर आया हो उसका जिक्र करना चाहें? देखिए, एक चीज़ हम सीखे, इस तरह के दौर हर आदमी के सामने आते हैं, और जब इस तरह के दौर आए हमारे सामने, तो इसमें सबसे बड़ी जो ताकत थी ईश्वर ने हमें दी थी, पेशेंस। और जितना हमने पेशेंस रखा, बाकी पेरेंट्स ने हमको पेशेंस सिखाया और जो प्रेरणा दी, तो उस पेशेंस की बदौलत हम लोग अपने पथ से नहीं भटके, और उसमें फिर वो समय पास हो गया। आज आप एक अनुभवी उद्योगपति के रूप में एक अपनी पहचान बना रहे हैं। जब शुरुआत की थी बिजनेस की, तब जो आपने एक शुरुआत हुई थी, तब से और अब के में क्या परिवर्तन है? आपकी सोच में क्या परिवर्तन आया? क्या बदलाव ऐसा है जो आप महसूस करते हैं कि नहीं, तब की और आज की सोच में अंतर है? देखिए, जब करने से पहले बहुत सोचना पड़ता था, एक डर रहता था, एक अज्ञात भय रहता था हमेशा कि कहीं नुकसान ना हो जाए। जो भी हमारे पास कैपिटल थी, बहुत छोटी कैपिटल थी, डर लगता था कि कैपिटल डूब ना जाए। बाकी जो पारिवारिक माहौल था, घर वाले डरते थे कि बेटे बिजनेस के अंदर लोगों को बर्बाद होते हुए हमने देखा है। तो ये भय हमेशा हमारे साथ रहता था, और यही रीज़न था कि हम स्पीड पकड़ने में हमें मतलब देरी लगती थी, क्योंकि घर वालों की एक भय भी साथ रहता, समाज का एक भय रहता था साथ में। जबकि अब आकर के हम एक निर्भय हो गए, एक डर हमारा दूर हो गया, और अब हमें लगता है कि यार जो डिसीजन हमने अब लिए, ये डिसीजन हम पहले ही ले लेते, या जो हम अनावश्यक रूप से डर रहे थे, तो इतना नहीं डरना चाहिए। जब तक आदमी कूदेगा नहीं तो तैरना सीखेगा कैसे? शर्मा जी, आजकल कंपटीशन का दौर है और आपके फील्ड में बहुत कंपटीशन है, तो आप कैसे बाकी लोगों से अपने आप को अलग कर पाते हैं उस कंपटीशन के दौर में? देखिए, शुरू में जो माहौल में हम रहे, हमें बताया जाता था भाई कॉम्पिटिटिव बिजनेस में आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। लेकिन अब आकर के हम एक चीज़ सीखे कि जितना ज़्यादा कंपटीशन होता है, उसमें आपकी क्वालिटी, आपकी परफॉर्मेंस, जिस क्षेत्र में ज़्यादा कंपटीशन होगा उस क्षेत्र में कॉम्पिटिटिव माहौल जब होगा, आप उसको फाइट करना सीखेंगे, तो
तो आप जो क्वालिटी पर्सन लोग हैं या क्वालिटी प्रोडक्ट है, जब वो बाहर निकल के आता है उसका एक सेटिस्फेक्शन अलग टाइप का होता है। तो कंपटीशन तो ज़रूरी है, बिना कंपटीशन के आप अपने आप को परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इतना भाग दौड़ भरी ज़िंदगी आपकी है, जो जीवन है, तो थोड़ा उसके विषय में जानना चाहेंगे कि क्या दिन की शुरुआत जो आपकी होती है वो किस तरीके से होती है? देखिए, दिन की शुरुआत हमेशा सुबह जल्दी उठने से होनी चाहिए। मेरी कोशिश रहती है हमेशा अर्ली मॉर्निंग उठूँ मैं, और ज़्यादातर करता भी हूँ मैं अर्ली मॉर्निंग उठ कर के, और अपना वर्कआउट, मेडिटेशन और सुबह के जो काम होते हैं और सुबह के टाइम को पकड़ के चलना। और मैंने एक चीज़ और सीखी, जो लोग सुबह के टाइम को पकड़ के चलते हैं, जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, उनके लिए दिन बहुत आसान हो जाता है, और जिसका दिन आसान है उसके लिए फ्यूचर भी बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, परिवार को जब समय देते होंगे उस दरमियान कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि आप अपने बिजनेस से अलग लेकर चलते हैं, यानी कि परिवार को समय देने के लिए कैसे आप मैनेजमेंट, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे हो पाता है? देखिए, ये सारी चीज़ें अपने हाथ में हैं। परिवार को टाइम देने के लिए आप छोटे छोटे क्षणों में, छोटे छोटे पलों में आप खुशियाँ ढूंढिए। जब भी टाइम मिल जाए परिवार के साथ आप टाइम दीजिए। कोई भी छुट्टी का टाइम, हम लोगों का वैसे छुट्टी कोई नहीं होती, हम लोगों का टोटल वर्किंग आवर्स होते हैं, लेकिन जब भी कहीं किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, फैमिली के साथ कहीं गाड़ी में बैठे हुए हैं, फैमिली के साथ कहीं म्यूजिक सुन रहे हैं, कोई लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, उसी का देखिए हमने सीखा हर पल का आनंद लेना चाहिए फैमिली के किसी मेंबर के साथ, क्योंकि आजकल वक्त का कोई पता नहीं है। जब हमारे पेरेंट्स हुआ करते थे, हम ज़्यादा नहीं बैठ पाते थे उनके पास, हम सोचते थे ये तो आजीवन हमारे साथ रहेंगे, लेकिन पता नहीं चला कब वो चले गए एक एक करके, और अब वक्त की कोई पता नहीं। इसलिए फैमिली के साथ बैठो तो उसमें पूरा आनंद लेना चाहिए, फैमिली को पूरा टाइम देना चाहिए। ये मेरा एक मैसेज है। शर्मा जी, हॉबी के बारे में बात चल रही थी, तो क्या आपकी हॉबियां हैं? हॉबीज़ तो मेरी बहुत सारी हैं। सबसे अच्छा तो अपने आप को मेंटेन रखना और अपनी हेल्थ पर ध्यान देना, नेचर के नज़दीक रहना, नेचर को ध्यान से देखना, नेचर के उसके असली स्वरूप को, उसके संगीत को, उसमें आनंद लेना। इसके अलावा म्यूज़िक में भी मेरा इंटरेस्ट है बहुत। नए नए दोस्तों के साथ घूमना फिरना, लोगों से इंटरेक्ट करना, मेरी हॉबीज़ हैं। इसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी रहा हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स लाइफ में, स्पोर्ट्स में भी है। देखिए, हॉबीज़ तो जितनी हो उतनी कम है, और ये हॉबीज़ ही एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आदमी के अंदर एक जीवटता बनी रहती है। कई बार अपने डेली रूटीन के काम से कई बार हम जैसे पजल हो जाते हैं, तो जो अपनी हॉबीज़ हैं वही काम आती हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि म्यूज़िक से आपको लगाव है, तो कैसे गाने, किस तरह के गाने आप सुनना पसंद करते हैं, या किस गायक कलाकार के गाने? वही एवरग्रीन सॉन्ग्स, अपने पुराने जो नगमे होते हैं उसका जो आनंद है वो हमेशा बरकरार रहता है। और मैं कभी अपनी गाड़ी में होता हूँ तो जैसे बिग FM है या 101 विविध भारती पे जो सॉन्ग्स आते हैं वो दिल को छू लेते हैं। और मैं ये देखता हूँ जो सॉन्ग्स लगाते हैं वो लोग, इतनी समझ होती है उन्हें म्यूज़िक की कि जो सुबह से लेकर शाम तक जो पहर होते हैं दिन के, उसी हिसाब से वो लोग म्यूज़िक सेट करते हैं, तो मन इतना अच्छा हो जाता है। मैं सभी को एक मैसेज दूंगा कि म्यूज़िक तो दिन में एक बार आदमी को सुनना चाहिए। शर्मा जी, कोई पसंदीदा आपका गाना जो आप अक्सर गुनगुनाते हो, आपको खास लगता हो? मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुस्वा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। ऐसी एक और गाना है जी। क्या यही प्यार है, ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है।
पुराने गाने जो एवरग्रीन गाने वो आपको पसंद हैं और बहुत अच्छा, यानी कि आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। अच्छा, एक चीज़ और थी जो हम लोग अभी बात करना चाह रहे थे कि आप क्योंकि इतना सब कुछ करते हैं तो कोई ना कोई इसके पीछे ज़रूर होगा जिससे को आप देख के प्रेरित होते होंगे, अपना आदर्श मानते होंगे। तो आप अपना किसको आदर्श मानते हैं और उनसे क्यों प्रभावित हैं? देखिए, आदर्श की बात यह है कि हर फील्ड में अलग अलग आदर्श हैं हमारे, अलग अलग आइडियल है हमारे। जी। जैसे बिजनेस के अंदर हम देखते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी को मैंने पढ़ा, इंटरनेशनल ऑथर हैं वो, और उन्होंने ऐसी बातें कही हैं कि हम लोगों का पूरे दिमाग के चच्चू खोल दिए उन्होंने बिज़नेस के विषय में। इसके अलावा और भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। इसके अलावा सिंगिंग में अलग हैं, एक्टिंग में अलग हैं लोग, बॉडी बिल्डिंग, हेल्थ के प्रति हम और लोगों को देखते हैं। आजकल यूट्यूब और मीडिया में एक से एक अच्छे लोग इंटरनेशनल लेवल पर दिखाई देते हैं कि उनसे बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है हमें। अच्छा, अगर एक्टिंग की बात की आपने, तो एक्टिंग में आप किसको, ऐसा कोई मेल और एक फीमेल एक्टर जिसको आप पसंद करते हो? ऐसा कुछ नहीं है, जो दिल को भा जाए वो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन किसी की भी एक्टिंग या कोई भी चीज़, उसमें बहुत सारे चीज़ें होती। कई बार एक्टिंग अकेली किसी की अच्छी है लेकिन डायरेक्शन अच्छा नहीं है, या मूवी की स्टोरी अच्छी नहीं है, लेकिन सब कुछ मिला करके अगर देखा जाए तो तभी अच्छी लग पाती है। अब जैसे टीवी चैनल्स में हमें एक कॉमेडी शो, ये कपिल शर्मा का, ये अच्छा लगता है। इसके अलावा कवि सम्मेलन आते रहते हैं, ये अच्छे लगते हैं। सिंगिंग प्रोग्राम, जो लाइव प्रोग्राम आते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं हमें। तो आजकल तो बड़े कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम आ रहे हैं, टीआरपी उनकी बहुत बढ़ती है, लोग पसंद करते हैं, वही चीज़ दिखाई जा रही है आजकल। अच्छा, सरकार, क्योंकि अब निजीकरण का एक दौर चल रहा है, क्योंकि जो उद्योगपति हैं वो एक बैकबोन है सरकार की और पूरे जो एक विकास कार्य होते हैं उनकी, अब निजीकरण सरकार जो कर रही है उसको लेकर आपकी क्या राय है? हाँ, ये बहुत अच्छा कदम है, हालांकि देर से उठाया गया। देखिए, इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, जो ज़्यादातर मैंने देखा 60%, या जो लोअर लेवल के जो एम्प्लॉइज़ हैं, काम को लटकाने की आदत, फाइल को लटकाने की आदत, इंस्पेक्टर राज जो चला, उससे हमारे पहिया रुका विकास का। और जो प्राइवेट कंपनी, अब जैसे बैंकिंग ले लो आप, बैंकिंग जो गवर्नमेंट बैंक है वो प्राइवेट बैंक है, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही हैं, इतनी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो मुझे लगता है ये अच्छा कदम है और इससे निश्चित रूप से एक रिजल्ट निकलेगा। अच्छा, युवाओं के लिए जो लोग नए बिजनेस में नया कदम रखा है जिन लोगों ने, उन लोगों के लिए कोई संदेश जो टीवी 30 इंडिया के माध्यम से आप देना चाहते हो? देखिए, जज्बा होना बहुत ज़रूरी है अपने अंदर। और युवाओं को मैंने कभी कभी सुना, ये कहते हैं कि भाई मेरे पास पैसा आ जाए तो मैं ये कर दूंगा। अरे भाई, पहले कुछ करके दिखाओ ना, पैसा अपने आप आएगा आपके पास। दूसरा, लोग एडवर्टाइज में ध्यान देते हैं, अपना प्रेजेंटेशन में ध्यान देते हैं। प्रेजेंटेशन तभी काम करता है जब हम कुछ करके दिखाते हैं, जब क्वालिटी हमारी बेहतरीन होती है, उसका हम प्रेजेंटेशन करते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। एक बार जब मोदी सरकार जब जीती थी तो प्रसून चटर्जी से पूछा गया कि भाई आपने इनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा किया और इस वजह से जीत गए। तो प्रसून जोशी जो ऐड गुरु है, उनका कहना ये था कि यदि हमारी क्वालिटी ख़राब है और हम उसका ऐड कर देते हैं तो वो रिवर्स उसका इम्पेक्ट पड़ता है। तो पहले आपको क्वालिटी बेहतरीन करनी पड़ेगी, तभी उसका ऐड हमें करना चाहिए। ये चीज़ हम लोगों ने आपके प्रोजेक्टों में भी देखी है। हम लोगों ने क्योंकि देखा, विजिट किया था, तो हमने देखा कुछ चीज़ें आपके साथ अभी और हम लोग देखेंगे। तो ये हमें देखने को मिला कि वाकई में आपने जो यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया वो बहुत ही बेहतर है और यानी कि उसमें हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखा गया है। तो ये कहाँ से सोच मिली कि इस तरह का कुछ करना है, इस तरह का कुछ बनाना है? देखिए, जब हम लोग छोटे थे, हाथरस में रहते थे, छोटी छोटी गलियों में लोगों के यहाँ जाते थे, तो हमारे दोस्त लोग थे, वो कहते थे यार यहाँ से ये क्या लाइफ है। जब हम टीवी में देखते थे, मूवीज़ देखते थे कि यार क्या लाइफ जी रहे हैं ये लोग, हमारी क्या लाइफ है। तो हम भी एक ड्रीम को पाले हुए थे यार कि ऐसा हम नहीं कर सकते क्या। जब फिर हम इंडिया में भी तमाम जगह हम जाते हैं, जगह जगह बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखे, तो हमें लगा कि ऐसा हम अपने हाथरस में क्यों नहीं दे सकते। अच्छा, हाथरस के लोगों की डिमांड भी थी, जो आज यूथ है वो एक पहले से बेटर लिविंग चाहती है, और बेटर आप किसी को देंगे तो लोग पसंद भी करते हैं। तो यही हमने एक बनाने की कोशिश की, फिर लोगों की प्रेरणा हमें मिलती रही, लोगों का एप्रिसिएशन हमें इतना मिला कि आज लोग खुश होते हैं, तो हम प्रेरित हो जाते हैं और हमें अपने आप से ये एक प्रतिस्पर्धा रखते हैं, एक कंपटीशन रखते हैं अपने आप से ही, तो बनता चला गया और आनंद आ रहा है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए हम लोग अभी इस प्रोजेक्ट को देख लेते हैं।
जानेंगे हम लोग के आप ये जो आपका प्रोजेक्ट है इसके बारे में कि ये सबसे पहले इसकी आपको कहाँ से यानी कि प्रेरणा कहाँ से मिली कि ये प्रोजेक्ट तैयार करना है इस तरीके का जो है? देखिए, लोगों की डिमांड थी कि इस तरह खुले वातावरण में होना चाहिए और ग्रीनरी होनी चाहिए। इसके अलावा 24 आवर सिक्योरिटी और सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए इस तरह की। तो मन में आया, मैंने कहा क्यों ना एक इस तरह का हम लोग बना दें। तो लोगों को पसंद आया तो शुरुआत कर दी हमने इसमें। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं यानी कि स्टूडियो है, विला हैं या कितने स्क्वायर फीट के क्या फ्लैट हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, हमने इसमें मिडिल सेगमेंट और हायर मिडिल को फोकस करते हुए थोड़ा सा ध्यान दिया गया है हमने। इसमें 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK। अच्छा, लोग क्या है, हाथरस छोटी जगह है, यहाँ पर लोग अपनी ज़मीन, अपनी छत ये चाहते हैं। और कोविड के बाद से लोगों की डिमांड थोड़ा ग्रीनरी की तरफ ज़्यादा गई है, नेचर के नज़दीक पहुँचा है आदमी। उस चीज़ को भी हमने ध्यान दिया है इसके अंदर। और क्वालिटी, क्योंकि आदमी चाहता है कि भाई मेरा अपना मकान हो, मजबूत स्ट्रक्चर होना चाहिए, फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात पड़ोसी अच्छे होने चाहिए। और इसके अलावा भी कि जैसे प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, यूपी रेरा से अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिला हम लोगों को कि आदमी मकान लेना चाहता है तो 5% बुकिंग करके उसकी बैंक लोन हो जाता है बहुत जल्दी। तो बैंक लोन की वजह से एक आदमी का घर का सपना पूरा हो जाता है। जबकि आज से पहले ये कल्चर था यहाँ पे कि आदमी बेचारा बड़ी पूंजी लगा करके फिर एक प्लॉट ले पाता था कि फिर वो कहता था अपने बच्चों से कि भाई मेरा प्लॉट वहाँ पड़ा हुआ है, मैं मकान बनाएंगे हम लोग वहाँ। और वो 10 साल, 15 साल, 20 साल तक प्लॉट पड़ा ही रहा और वो मकान बना ही नहीं पाए। यहाँ पे हम लोग मकान बना करके दे रहे हैं और मकान बुक कराने के 6 महीने के अंदर या कभी कभी हम 1 महीने के अंदर भी चाबी दे देते हैं। तो आदमी को पता भी नहीं चल पाता। इधर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी है कि होम लोन में बहुत अच्छा गवर्नमेंट लोगों को सब्सिडी मिल रही है। ITR में भी हमें बेनिफिट मिल रहा है, इनकम टैक्स में। इसके अलावा मोदी गवर्नमेंट जो पहली बार होम लोन करवा रहे हैं, हाउस खरीद रहे हैं अपना, उनको सब्सिडी दे रही है। तो इन चीज़ों को देखते हुए कस्टमर बहुत अट्रैक्ट हो रहा है और लोगों का घर का सपना पूरा हो रहा है। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो है क्या कहते हैं एक मंदिर भी है, शायद बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, जो यहाँ पे बड़ा सुकून शांति का माहौल है। तो ये यानी कि जो पूरा यहाँ पे एक माहौल पैदा किया गया है, इसमें आपको क्या लगता है कि ये माहौल यहाँ पे कितना हद तक लोगों को असर डालता होगा, यानी कि लोगों के मानसिक स्तर पे कितना प्रभाव डालता होगा? देखिए, ये हमारा एक विज़न था, हमारी टीम का विज़न था कि एक ऐसी चीज़ दी जाए हाथरस को कि लोगों को लगे कि भाई हाथरस हमें छोड़ना भी ना पड़े, क्योंकि लोगों की मजबूरी होती है अपना शहर भी ना छोड़ें, क्योंकि कारोबार है, उनकी फैमिली की जड़ें हैं लोगों की। और एक लिविंग, हमें एक अल्ट्रा मॉडर्न लिविंग मिल जाए। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने एक सबसे बड़ी नेचर, एक बहुत सबसे सस्ती सर्वेंट है हमारी, सबसे सस्ती गार्जियन है। अगर नेचर का हम लोग टच दे देते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें तो अपने आप ही सॉल्यूशन हो जाता है कि तरह तरह के पक्षियाँ आते हैं यहाँ पे, मन अच्छा हो जाता है। और सुबह और शाम इतनी जो मस्त हवा चलती है, ऐसा लगता है कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने घर के बाहर थोड़ा सा वॉक कर लो और हमारा एक मन अच्छा हो जाता है। जब मन आदमी का अच्छा होता है तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है उसकी। लोगों से, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारे लोग विजिट करते होंगे, आते होंगे, तो आप लोगों से कोई अपील करेंगे कि एक बार यहाँ पे आके विजिट करें, देखें और कुछ ऐसी चीज़ खासियत जो जिसके लिए लोग यहाँ पे विजिट करें? देखिए, सबसे बड़ी बात जो यहाँ का मनोरम वातावरण है ना, जो जैसे जो यहाँ का जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत मीठा पानी है। और इसके अलावा जो यहाँ की जैसे TDS हो गई, यहाँ का AQI हो गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो भी बहुत ही आइडियल लेवल का है। और मैं देखता हूँ कि हर शहर में जो आने वाली समस्या या जो प्रेजेंट की जो प्रॉब्लम चली आ रही है इस टाइम बहुत भयंकर, कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। पॉल्यूशन है, शहर में टावर लगवा रखी हैं। यहाँ पे इन चीज़ों से हम लोग बहुत बचे हुए हैं, मतलब शहर के अंदर भी हैं और प्रकृति की गोद में हैं। तो अब प्रकृति से प्यार करना यहाँ पे आदमी सीख जाता है। जो बुज़ुर्ग लोग मैंने देखे जो बहुत परेशान हुआ करते थे, या बच्चे थे जो खुले वातावरण में खेलते हैं, जो बच्चों की माताएं हैं वो दुखी थी कि हमारा बच्चा केवल मोबाइल में गेम खेलता रहता है। लेकिन आज जो आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, अच्छा, आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं।
साथ ही यदि आपके भी आसपास है कोई ऐसी शख्सियत तो हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप एवं मेल पर। टीवी 30 इंडिया अब उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध। देखते रहें टीवी 30 इंडिया।